हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं और जिसे अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। मतलब आप आज की क्लास में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी सीखेंगे और साथ ही साथ ये क्लास आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आपका यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का या बिहार बोर्ड का किसी भी बोर्ड का जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपसे अपवर्तनांक या फिर अपवर्तनांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और ये जो वर्ड हमने बोला है जा सकता है, ये बिल्कुल जाएगा हम कह सकते हैं क्योंकि ये आपके पेपर में आता ही आता है। आप चाहे पिछले कितने भी सालों का पेपर उठाकर देख लीजिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि अपवर्तनांक आखिर क्या है। लेकिन उससे पहले आपको हम बताएंगे कि पिछली क्लासेस में हमने आपको अपवर्तन, परावर्तन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं, प्रतिबिंबों को, ये सब हमने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा दिया है। इसलिए ये आप रेगुलर वीडियोस को देखते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ आपको नोट्स के रूप में नीचे PDF की लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब बात करते हैं अपवर्तनांक की। तो आपको पता है क्योंकि आपने अपवर्तन पढ़ा होगा। क्या होता है, मान लीजिए ये एक बोर्ड है और ये एक ऐसी सरफेस है जो इस बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। नीचे मान लिया कि हमने कांच है और उसके बाद ऊपर मान लिया हमने वायु है। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के ऊपर वायु और नीचे क्या है, कांच है। वायु कैसा माध्यम होता है, ये विरल होता है और ये क्या होता है, ये सघन होता है। विरल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेरर मीडियम। और उसके बाद इस वाले मीडियम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या हुआ, रेरर मीडियम का मतलब क्या हुआ, सघन माध्यम का मतलब आपका जो डेंसर मीडियम है इसका मतलब है इसमें मॉलिक्यूल्स क्या हैं, पास पास हैं। और विरल माध्यम का मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दूर दूर हैं। अब बताइए, एक प्रकाश की किरण सीधे चली आ रही थी और ये प्रकाश की किरण सीधे जब इस प्रकार आ रही थी तो ये क्या है, अभिलंब आपका है। क्या है आपका, अभिलंब। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपने अपवर्तन में भी पढ़ा था और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये आपतित किरण मतलब ये इंसिडेंस रे है। अब इसको सीधे जाना था लेकिन जब विरल से सघन में आई तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। इससे ये पता चला कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, चाहे वो अभिलंब के पास आए चाहे अभिलंब से दूर जाए। तो हम लोग ने पढ़ा था स्नेल का नियम। क्या पढ़ा था कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और उसके बाद अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का जो रेशियो मतलब अनुपात होता है उसे n कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, एक नियतांक कहते हैं। बस यही हमको जानना है कि यही नियतांक ही हमारा कहलाता है अपवर्तनांक। इससे क्या तात्पर्य है, इससे ये पता चलता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और जब भी वो अपने मार्ग से विचलित होगी तो या तो वो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब से पास आएगी। तो मतलब कि हम लोग कह सकते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आर मतलब इंसिडेंस, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज कॉल्ड, उनका जो रेशियो होता है द रेशियो ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड द रेशियो ऑफ क्या, रिफ्रैक्टेड एंगल। और उसके साथ साइन भी लगाना है। और क्या है, उसका रेशियो क्या कहलाता है, एक हमारा कांस्टेंट कहलाता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, नियतांक कहेंगे। इसी नियतांक को कहते हैं हम लोग अपवर्तनांक। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और विचलित होने के बाद हम लोगों को स्नेल का नियम लिखना है और उसका नियतांक ही कहलाता है हमारा अपवर्तनांक। अब बात करते हैं कि जो ये अपवर्तनांक होता है ये चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। समझिएगा कि विरल माध्यम में क्या होगा, विरल का मतलब खुला हुआ, उसमें प्रकाश ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। और जब सघन माध्यम हो जाएगा तो उसमें प्रकाश कम तेज़ी से चलेगा। मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अपवर्तनांक कम हुआ तो चाल ज़्यादा होगी, अपवर्तनांक ज़्यादा हुआ तो चाल कम होगी। ये बातें जो हम बोल रहे हैं ये सब न्यूमेरिकल में आपको काम आएंगी क्योंकि आप जुड़े रहेंगे जब हमारे साथ।
तो हम लोग अगर लिखें, देखिए ये जो लिखने जा रहे हैं बोर्ड पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखने जा रहे हैं? लिखने जा रहे हैं पहले माध्यम के सापेक्ष। देखिएगा बहुत ध्यान से, अभी अंग्रेजी में भी लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तनांक। अब इसे अंग्रेजी में किस प्रकार लिखेंगे? लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? सेकंड मीडियम का ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या? फर्स्ट मीडियम। इसका ये मतलब हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसे लिखेंगे कैसे? देखिए क्या कहा है, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और यहां लिखा है पहले माध्यम के सापेक्ष। इसका मतलब जिसके साथ सापेक्ष, मतलब जिसकी रिस्पेक्ट आप करेंगे उसको आप पहले लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया n, और जिसकी रिस्पेक्ट की है उसको लिख दिया है पहले। जैसे आएगा कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब बच्चे समझते हैं, लिखेंगे n और कहेंगे कांच मतलब ग्लास, और लिख देते हैं पहले, और इसको बाद में या GNA होगा या ANG होगा या ANW होगा। इन सारे सवालों का जवाब आज आपको पूरा मिल जाएगा, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ सीखेंगे। क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक निकालना होगा उसको पीछे लिखेंगे, जिसको सापेक्ष कहेगा उसको पहले लिखेंगे। अब बात आती है कि ये तो लिख दिया, लेकिन अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे ये करेंगे, ये लिखा है आपका 2। क्या लिखा है? ये आपका 2। जो भी पीछे रहेगा, मतलब जिसका भी अपवर्तनांक निकालना है उसको ऊपर, और 1 को कहाँ लिखेंगे? 1 को लिखेंगे नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि 1n2 बराबर n2/n1 हो गया। इसे ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए, ये भी आप लिख सकते हैं कि बराबर sin i/sin r भी लिख सकते हैं, या करके आप लिख सकते हैं 1n2 बराबर क्या? sin i/sin r, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कांच के सापेक्ष, क्या? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, या कह दिया जाए वायु के सापेक्ष कांच का। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कांच है ना, कांच का मतलब हम लोग यहाँ पे हिंदी में अगर इंग्लिश में पढ़ें तो क्या कहेंगे कि वायु का अपवर्तनांक निकालना है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसका मतलब रिस्पेक्ट किसकी कर रहे हैं? ग्लास की कर रहे हैं। मतलब आप ग्लास की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको पहले लिखेंगे, और उसके बाद वायु मतलब बाद में लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जो बाद में है उसको ऊपर, जो पहले है उसको नीचे। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे याद रखिएगा। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कह देते हैं जल का अपवर्तनांक। देखिए उल्टा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। ऐसे भी लिखकर पेपर में आ सकता है। तो अब क्या होगा? इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या हुआ? किसका अपवर्तनांक निकालना है? हमें अपवर्तनांक निकालना है जल का, लेकिन किसके सापेक्ष? वायु के। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको ही हम लोग लिखेंगे पहले। मतलब आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसको हमेशा कहाँ बिठाते हैं? पहले ही तो बिठाते हैं ना। तो ये होगा A, और G वाटर का मतलब हो गया W। इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? जो पीछे है उसको ऊपर, और जो आगे है उसको कहाँ? उसको लिखेंगे नीचे। मतलब आपको यदि ये वैल्यू दे दी जाए और ये वैल्यू दे दी जाए तो आप निकाल सकते हैं इन दोनों का अपवर्तनांक, है ना। तो अब ये क्या हुआ? ये हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ और भी फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखते जाएं। अब मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि वायु, मतलब आप कह सकते हैं कि अपवर्तनांक और चाल में संबंध। हेडिंग क्या डालेंगे? अपवर्तनांक और
चाल में संबंध। अब चाल क्या होती है, मतलब वो आपकी जो स्पीड होगी, चाल में क्या संबंध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम आज बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। क्या हुआ, हम लोगों को एक रिलेशन फाइंड करना है स्पीड के बारे में और किसके, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक ये क्या है, एक सरफेस को डिवाइड करने वाली रेखा है। ऊपर आपकी क्या है, ऊपर है आपकी वायु और नीचे क्या है, आपका है कांच। अब प्रकाश की किरण किस प्रकार आ रही थी, ऐसे आ रही थी, है ना। आपको पता है कि ये अभिलंब से क्या होगी, अभिलंब के पास आएगी, मतलब सीधे जाना था, लेकिन कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अब मान लीजिए ऊपर वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v1 है, क्या मान लेते हैं, v1 है। और कांच में क्या है, इसकी चाल है कितनी है, 2 है। या वायु में प्रकाश की चाल को आप c भी मान सकते हैं, और कांच में क्या मान लीजिए, v मान लीजिए। प्रकाश की चाल को c से डिनोट करते हैं। 3 × 10⁸ इसका मान होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यदि आपसे कहा जाए कि एक प्रकाश की किरण, ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, यदि एक प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है। फिर कहेंगे यदि एक प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, उस माध्यम का, मतलब कांच का कह सकते हैं, क्या होगा, अपवर्तनांक बराबर, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ऊपर लिखेंगे आप वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर का आपके पेपर में आता है, वायु में प्रकाश की चाल। और बटे में आप क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे आप जो भी आपका माध्यम होगा। मान लीजिए आपका माध्यम कांच है तो आप कांच से लिख सकते हैं, अगर जल है तो जल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये बैकग्राउंड में जो आपको चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, ये चिड़िया हमें काफ़ी टाइम से क्या कर रही है ना, परेशान कर रही है। कोई बात नहीं, करने दीजिए, है ना। तो क्या हुआ, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता यदि आप लगातार पढ़ते रहेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया कि अपवर्तनांक बराबर, जिसे हम लोग n लिखते हैं, n बराबर क्या, c/v। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ कितनी है, 8 है, और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ है। तो अब आपसे कोई पूछे अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप कहेंगे अपवर्तनांक बराबर, यही क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, हर साल आता है। कहेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल इतनी, कांच में प्रकाश की चाल इतनी, सॉल्व कर दिया जाए, ये ऊपर ऊपर कट गया, 2 × 1 = 2, अब ये कटेगा तो है नहीं, तो मतलब पड़ा रहने, तो कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है। तो इस तरीके से अभी यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक रिलेशन की और बात करेंगे जो आपके पेपर में 1 से 2 नंबर का जो उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। देखिए अपवर्तनांक की डेफिनेशन तो बहुत आसान थी, लेकिन इसका न्यूमेरिकल जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए आपको रेगुलर क्या करना है, पढ़ाई करना है, अच्छे से करना है, हर एक टॉपिक को क्लियर समझना है। और ये टॉपिक आपको तभी क्लियर समझ में आएंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। तो जल्दी से, बस आज की क्लास के बाद अगली क्लास न्यूमेरिकल ही होने वाली है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि पहले माध्यम, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने कहा पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का क्या, अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक कितना है, हमने कहा। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा, पहले माध्यम के सापेक्ष मतलब with respect to first medium the refractive index of second medium। क्या, अब किसके सापेक्ष कहा है, पहले के, तो मतलब 1 और 2 हो, तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे तब दूसरे माध्यम के सापेक्ष, मतलब अब आपने नाम को बदल दिया। पहले कहा पहले माध्यम के सापेक्ष, अब कह दिया दूसरे माध्यम के सापेक्ष, मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए बहुत आसान है ये, अभी जब इसको लिखेंगे फॉर्मूला तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब सब कुछ आपको जो है बदल कर दे दिया है। पहले माध्यम का क्या, अपवर्तनांक। अब उसने कहा है कि पहले तो ऊपर वाली लाइन को पढ़ लीजिए,
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, डैश लगा दीजिए। क्या कहा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, मतलब जिसके सापेक्ष कहा उसको पहले और उसके बाद पहले वाले को बाद में, ऐसे लिखा। क्या होगा फॉर्मूला, इसमें क्या करते हैं हम लोग 1 and 2, मतलब जब आपसे 2 and 1 पूछा जाए तो आप 1 and 2 लिख देंगे। अब इसे कैसे समझेंगे, आपसे कह दिया जाए कि कांच के सापेक्ष, समझिएगा, कांच के सापेक्ष मतलब ग्लास, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना है, 5 है। तो और आपसे कहा जाए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चूंकि ANG बराबर क्या लिखेंगे, ANG बराबर क्या, GNA, तो क्या लिखेंगे, GN और A और ऊपर 1। अब बताइए जरा GNA की वैल्यू कितनी है, 5। लो पलट के रख दिया, सब कुछ क्या हुआ, सॉल्व हुआ। इसी तरीके के न्यूमेरिकल ही पेपर में आते हैं जिनको चुटकियों में करना होता है और आप कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपको बेसिक जो है, आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है। हम न्यूमेरिकल्स आपको वो सारे करवाएंगे जो पिछले लगातार 10 सालों से पूछे जा रहे हैं, और उतने न्यूमेरिकल यदि आपने कर लिए, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप उसको तुरंत कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, बाकी कुछ भी नोट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिलहाल इसका सारा नोट्स आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 दिन में क्या करेंगे, नीचे दे देंगे। यदि आप 1-2 दिन बाद इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तुरंत चेक कीजिए, आपको तुरंत क्या होगा, इसका नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए अब इस क्लास को हम यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा रेखीय आवर्धन। क्या मिलेगा, रेखीय आवर्धन मिलेगा, और साथ ही साथ आपको मिलेगा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध मिलेगा। उसके बाद देखिए पसीना कितना बह रहा है, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा U, V और F में संबंध मिलेगा। इन तीनों टॉपिक्स को हम छोटी सी क्लास में समाप्त करेंगे और उसके बाद शुरू हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।